नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम अधिगम के बारे में सीख रहे थे। अधिगम अर्थात सीखना का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं विशेषताएं, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन से कारक हैं, कौन से फैक्टर हैं जो अधिगम को यानी सीखने को प्रभावित करते हैं, उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम हमने किया है। 5 प्रमुख कारक वर्गीकरण किया है जो प्रभावित करते हैं, जो उसके साधक या बाधक कारकों में सम्मिलित होते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहले विद्यार्थी से संबंधित कारक होते हैं, शिक्षार्थी से संबंधित कारक होते हैं जो प्रभावित करते हैं। अब विद्यार्थी से संबंधित कारक की अगर हम बात करें तो इसमें पहला कारक होता है विद्यार्थी की आयु और परिपक्वता। पहला कारक क्या है? विद्यार्थी की आयु और परिपक्वता। ये देखा गया है कि आयु के साथ साथ बालक की अभिवृद्धि और विकास होता रहता है, और ये अभिवृद्धि जो होती है वो लगभग 16 से 18 वर्ष तक कंप्लीट हो जाती है, जिसे परिपक्वता कहते हैं। तो शारीरिक परिपक्वता, मानसिक परिपक्वता, देखा गया है कि जैसे जैसे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से बालक परिपक्व होता है वैसे वैसे उसके सीखने की गति बढ़ती जाती है और सीखने का स्तर ऊपर उठता जाता है। इसलिए पहला शिक्षार्थी से संबंधित पहला कारक क्या है? आयु एवं परिपक्वता। जैसे अब 20 साल के बच्चे को आप प्राइमरी की चीज़ें बताओगे, या प्राइमरी के बच्चे को दर्शन के, फिलॉसफी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में कक्षा 1, 2, 3 के बच्चे को, या आप शैशवावस्था के बच्चे को आप फिलॉसफी के बारे में बताओगे तो वो उसके लिए मैच्योर नहीं है। वो परिपक्व उस चीज़ को, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, दाम्पत्य जीवन के बारे में बताओगे तो उसको प्राप्त करने के लिए वो परिपक्व नहीं। इसलिए शिक्षार्थी से संबंधित पहला कारक क्या है? शिक्षार्थी की आयु एवं परिपक्वता। दूसरा कारक, अगर दूसरे कारक की बात की जाए तो शिक्षार्थी का दूसरा कारक है शिक्षार्थी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। शिक्षार्थी का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य। जब शिक्षार्थी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होता है तो सीखने की प्रक्रिया अच्छी होती है, तीव्र होती है और सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। लेकिन अगर शारीरिक और मानसिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है तो सीखने की प्रक्रिया अच्छी नहीं होती है। फिर शिक्षार्थी से संबंधित तीसरा कारक क्या है? शिक्षार्थी की बुद्धि, उसकी अभिक्षमता, अभिवृत्ति, रुचि और अवधान। शिक्षार्थी की तीसरा कारक क्या है? शिक्षार्थी की बुद्धि, उसकी अभिक्षमता, उसकी रुचि और अवधान। बुद्धि के बारे में कहा गया, भाई बुद्धि जन्मजात होती है, सब सुपर ही नहीं होंगे। जिसकी जितनी IQ है, जिसकी जितनी बुद्धि है, उसी हिसाब से वो सीख पाएगा। मंद बुद्धि का बालक धीमी गति से सीखेगा और प्रतिभाशाली बालक तेज़ी से सीखेगा। तो कहीं ना कहीं बुद्धि पर भी डिपेंड करता है। फिर उसकी कैपेसिटी, उसका इंटरेस्ट, रुचि, जिस क्षेत्र में उसकी रुचि होती है उस क्षेत्र में अगर उसको सीखने को कहा जाता है तो तेज़ी से सीख जाता है, और अगर उसकी रुचि जिस क्षेत्र में नहीं है उसमें वो सीखने जा रहा है तो वो कम सीखता है या सीख ही नहीं पाता है। और अवधान का मतलब होता है अटेंशन। ठीक, अटेंशन कि सीखने में कितना कंसंट्रेट वो हो पाता है, कितना एकाग्रचित्त होकर सीख पा रहा है, ये भी सीखने को प्रभावित करता है। फिर विद्यार्थी से संबंधित चौथा कारक जो होता है अभिप्रेरणा का स्तर और सीखने की इच्छा शक्ति। विद्यार्थी के अभिप्रेरणा का स्तर और सीखने की इच्छा शक्ति, ठीक, कितना वो मोटिवेट है, किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को लेकर वो कितना अधिक अभिप्रेरित है, कितनी उसकी ज़रूरत है, उसमें कितनी आवश्यकता है उस चीज़ को सीखने की। और इसके साथ दृढ़ इच्छा शक्ति, विल पावर। एक होता है अरे कर लेंगे, एक होता है नहीं हम करेंगे, हमको करना ही है। तो जितनी ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति होती है उतना ही सीखना बेहतर होता है। ये शिक्षार्थी से संबंधित कारक थे। पहला आयु एवं परिपक्वता, दूसरा शिक्षार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा शिक्षार्थी की बुद्धि, अभिक्षमता, अभिवृत्ति और रुचि और अवधान, और चौथा शिक्षार्थी के अभिप्रेरणा का स्तर और इच्छा शक्ति। ठीक।
ठीक, ये शिक्षार्थी से संबंधित कारक थे। फिर शिक्षक से संबंधित कारक आते हैं। शिक्षक से संबंधित पहली बात, कारक में पहला जो कारक है वो है शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का पर्सनालिटी ऑफ द टीचर, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है। व्यक्तित्व एक बहुआयामी संप्रत्यय है जिसमें मनुष्य का संपूर्ण गुण, संपूर्ण लक्षण, संपूर्ण व्यवहार पर लक्षित होता है, सम्मिलित हो जाता है। तो शिक्षक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शिक्षक का शारीरिक गठन, उसका सौंदर्य, शारीरिक सौंदर्य, उसकी वाणी, उसका ज्ञान और उसका कौशल, उसका कम्युनिकेशन स्किल और विद्यार्थियों के साथ उसका व्यवहार, ये कहीं ना कहीं शिक्षार्थी के व्यक्तित्व से संबंधित कारक हैं कि उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है। अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का शिक्षक अच्छे ढंग से सिखा सकता है बच्चों को, और उसके बोलने का तरीका क्या है, उसकी वाणी कैसी है, और उसके कम्युनिकेशन स्किल, जो संप्रेषण कला है। संप्रेषण का मतलब होता है कि अपनी बातों को सामने वाले तक पहुंचाना। कम्युनिकेशन स्किल कैसे है। आप बहुत लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे शिक्षक मिल जाएंगे जो सही मायने में विद्वान तो बहुत हैं, लेकिन अपनी बातों को विद्यार्थी तक नहीं पहुंचा पाते हैं, विद्यार्थियों को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक स्किल भी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए। तो ये जितना अधिक होता है शिक्षक उतना ही प्रभावशाली होता है। फिर शिक्षक से संबंधित दूसरा कारक है शिक्षक का ज्ञान और कौशल। शिक्षक को अपने विषय का ज्ञान कितना है और स्किल कैसी है, उसको पढ़ाने की सिखाने की स्किल कैसी है, ये भी प्रभावित करता है। तीसरा कारक है शिक्षक का शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल मतलब जो वो सिखा रहा है, किस विधि से सिखा रहा है और कितने बेहतर ढंग से वो कम्युनिकेट कर रहा है बच्चों को, में संप्रेषण उसके द्वारा किया जा रहा है। फिर अगला कारक है शिक्षक का शिक्षार्थियों के प्रति व्यवहार। ठीक, जैसे प्रयोजनवाद कहता है कि शिक्षक को एक मित्र और सच्चे मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए। तो जितना अच्छा व्यवहार होगा, विद्यार्थी बिना किसी झिझक के अपनी समस्याओं को शिक्षक के सामने रख सकते हैं। तो ये व्यवहार भी उसका एक कारक है जो शिक्षक को, अधिगम को प्रभावित करता है। ये शिक्षक से संबंधित कारक है। फिर पाठचर्या से संबंधित कारक, पाठचर्या से संबंधित पहला कारक है पाठचर्या की प्रकृति। जो विषय वस्तु है उसकी प्रकृति क्या है। अगर पाठ्यवस्तु की प्रकृति से तात्पर्य उसके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तत्वों और औपचारिक और अनौपचारिक स्वरूप से होता है। ठीक, बच्चों के लिए प्रत्यक्ष हो सकती है और दूसरे एक, जैसे पाठचर्या की प्रकृति क्या है, एक ही पाठचर्या है जो एक बच्चे के लिए कक्षा, जैसे कक्षा 5 की पाठचर्या है तो कक्षा 5 के लिए वो उपयोगी हो सकती है, प्रत्यक्ष हो सकती है, लेकिन वो कक्षा 10 के लिए अनुपयोगी हो जाएगी या कक्षा 1 के लिए वो अनुपयोगी हो जाएगी। इस तरह उसकी प्रकृति भी डिपेंड करती है कि किस उसका नेचर क्या है पाठचर्या का। फिर संगठन, पाठचर्या का संगठन कैसा है, जैसे क्रम क्या है इसका, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह से संगठित होने की बात की जाती है, सही क्रिया में उसको लगाने की बात की जाती है, और इसके अभाव में शिक्षण की प्रक्रिया या सीखने की प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो पाता है। ठीक, तो एक संगठन, उसको एक संगठित तरीके से शिक्षण को, पाठ्यवस्तु को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिर है पाठचर्या से संबंधित जो कारक है वो पाठ्यवस्तु का जीवन से संबंध। पाठ्यवस्तु का जीवन से संबंध, जो पढ़ रहा है बच्चा, जो सीख रहा है बच्चा, उसके वास्तविक जीवन से क्या संबंध है। जितना अधिक वास्तविक जीवन से जुड़ा हुआ पाठचर्या होगा, बच्चे सीखने में उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और जितनी उसकी उपयोगिता होगी। फिर है पाठचर्या से संबंधित चौथा कारक है पाठ्यक्रम या पाठ्यवस्तु का कठिनाई स्तर, डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। पाठ्यवस्तु का कठिनाई स्तर कि कितना कठिन है,
यदि शिक्षार्थियों की दृष्टि से सरल होती है शिक्षण अधिगम सामग्री तो प्रभावशाली होती है, यदि कठिन होती है तो प्रभावशाली नहीं होती है। सरल होती है तो आसानी से सीख जाते हैं और अगर कठिन है तो उसको सीखने में कठिनाई होती है। इसलिए पाठचर्या से संबंधित चौथा कारक है उसका कठिनाई का स्तर। फिर शिक्षण विधि से संबंधित कारक आता है। शिक्षण विधि से संबंधित कारक में पहला कारक है शिक्षण विधियों की उपयुक्तता। पहला कारक है शिक्षण विधियों की उपयुक्तता कि कितने अधिक उपयोगी हैं शिक्षण विधियाँ। एक शिक्षण विधि एक विषय के लिए उपयोगी होती है, वही दूसरे विषय के लिए अनुपयोगी हो जाती है। जैसे हम व्याख्यान माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेक्चर मेथड से पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये उपयोगी हो सकती है, लेकिन यही व्याख्यान मेथड जो होता है वो कृषि सीखने वाले बच्चों के लिए अनुपयोगी हो जाएगी। ठीक, क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल की ज़रूरत है, प्रयोगात्मक की ज़रूरत है। तो शिक्षण विधियाँ कितनी उपयोगी हैं ये भी प्रभावित करता है। अभ्यास एवं उपयोग शिक्षण विधियों से संबंधित दूसरा कारक है अभ्यास एवं उपयोग। अभ्यास और उपयोग दोनों का बहुत महत्व है। प्रैक्टिस एंड यूज़ दोनों प्रभावशाली कारक हैं। शिक्षण करते समय सिखाए जाने वाले ज्ञान और कौशल का जितना अधिक अभ्यास किया जाता है और जितना अधिक शिक्षार्थी सीखे हुए ज्ञान और कौशल का उपयोग करता है, वो सीखा हुआ ज्ञान और कौशल उतना ही अधिक उसके पास प्रभावी ढंग से स्थायी रहता है, सीख जाता है। ठीक, फिर इसी से संबंधित अगला कारक है तीसरा कारक है शिक्षण साधनों और तकनीकी का प्रयोग। शिक्षण साधनों में कैसे साधनों का प्रयोग किया जाता है और उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे प्रयोग किया जाता है ये भी प्रभावित करता है। और पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सहयोग। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो होती हैं वो कितने अधिक ढंग से संचालित हो रही हैं। जैसे भाषा कौशल को ले लीजिए, जितना अधिक पठन पाठन कहानी भाषण से का आदान प्रदान होगा, वाद विवाद होगा, नाटक होगा, मंचन होगा, भाषा विकास उतना अधिक होगा। तो पाठ सहगामी क्रियाओं का भी योगदान है और प्रभावित करती हैं क्रियाएं। ये शिक्षण विधियों से संबंधित थी। फिर पर्यावरण से संबंधित कारक की बात की जाए तो प्राकृतिक पर्यावरण पहला पर्यावरण से संबंधित पहला कारक है प्राकृतिक पर्यावरण। ये देखा गया है कि सर्दी के मौसम की अपेक्षा गर्मी के मौसम में बच्चे शीघ्र थक जाते हैं। ठीक, और कहीं ना कहीं ये भी एक प्रभाव डालता है। जहाँ पर वातावरण दूषित है वहाँ पर दूसरे तरीके से प्रभाव, जहाँ स्वस्थ वातावरण है वहाँ मानसिक रूप से स्वस्थ होता है बच्चा, वहाँ सीखने का दूसरे तरह से असर पड़ता है। इसलिए ये प्राकृतिक पर्यावरण है। फिर सामाजिक पर्यावरण की बात की जाए, सामाजिक पर्यावरण का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि बच्चों को परिवार, समुदाय, समाज, विद्यालय सभी स्थानों पर उपयुक्त और सामाजिक शैक्षिक वातावरण मिलता है तो उसका सीखना तेज़ी से होता है और उसका सीखना प्रभावी होता है। लेकिन अगर ऐसा वातावरण नहीं होता है तो उसका सीखना कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है। फिर शिक्षण और ये पर्यावरण से संबंधित कारक में अगला कारक है तीसरा कारक है शिक्षण और सीखने का समय। आप किस समय सीख रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। गर्म देशों में, गर्म स्थानों में प्रातःकाल का सीखा हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। गर्मी के दिनों में प्रातःकाल का सीखा हुआ और ठंडी के दिनों में मध्यकाल। ठंडी के जैसे गर्म प्रदेशों में सुबह का सीखा हुआ और ठंड प्रदेशों में मध्यकाल का सीखा हुआ, दोपहर का सीखा हुआ ज़्यादा अनुकूल समय होता है और सीखने की समय अवधि पर भी प्रभाव पड़ता है। शिशु जो होता है, बच्चा जो होता है, किसी विषय पर लंबे समय तक अवधान केंद्रित नहीं रह सकते, इसलिए कम समय अवधि के कालांश को रखना आवश्यक होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे समय में बांट कर उसको सिखाया जाना चाहिए। फिर थकान और विश्राम एक कारण है। थकान और विश्राम भी कहीं ना कहीं पर्यावरण से संबंधित कारक है जो शिक्षा को, अधिगम को प्रभावित करता है। थकान की स्थिति में ना शिक्षक ढंग से अपना कार्य कर पाता है और ना शिक्षार्थी ढंग से सीख पाते हैं। विद्यालय की समय सारणी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कठिन विषय पहले रखे जाएं और आसान विषय बाद में रखे जाएं। एक कठिन विषय के बाद एक आसान विषय समय सारणी में निश्चित किया जाए, जिससे सीखने की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है। ये शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक थे।
अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक शिक्षार्थी से संबंधित, शिक्षक से संबंधित, पाठचर्या से संबंधित, शिक्षण विधियों से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, ये प्रमुख कारक थे। फिर अगर बात की जाए कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में बाधक और साधक कारक कौन से हैं? पहला साधक कारक, मतलब साधक कारक का मतलब होता है सहयोग करने वाले, जो सीखने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, मदद करते हैं उसमें, वो साधक कारक हैं। साधक कारकों में अगर बात की जाए, पहला कारक क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, कितने मोटिवेट हैं बच्चे। दूसरा कारक है रुचि। रुचि, जो सीखने जा रहे हैं, जो अधिगम करना है, उसमें इंटरेस्ट बच्चे का कितना है, ये भी प्रभावित करता है, ये सहयोग करता है। तीसरा कारक है अवधान। अवधान मतलब अटेंशन, किसी वस्तु व्यक्ति क्रिया पर ध्यान केंद्रित करना ही अवधान होता है। फिर है आकांक्षा स्तर। आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एक्सप्रेशन। फिर है समूह गतिशीलता। समूह गतिशीलता, समूह गतिशीलता का मतलब होता है कि आप समूह का मतलब होता है दो या दो से अधिक लोग जहाँ एक ग्रुप बना लें, उसी को समूह कहा जाता है सामान्य रूप में। समूह गतिशीलता, आप जिस समूह से जुड़े हुए हैं, आपका जो समूह है, जो ग्रुप है, उस ग्रुप में कैसे लोग हैं। अगर उस ग्रुप में गतिशील लोग हैं, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, अपने करियर को लेकर, अपने सब्जेक्ट को लेकर हमेशा उनमें चैतन्यता रहती है, तो वो भी सहयोग करता है। जब ग्रुप में हम जब स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो भी सहयोग करता है। ये सहयोगी कारक हैं, ये साधक कारक हैं। जो पहला क्या है? मोटिवेशन, अभिप्रेरणा है। आगे हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर दूसरा रुचि है, तीसरा अवधान है, चौथा आकांक्षा का स्तर है, और समूह गतिशीलता है। सब किसी अब अगर बाधक कारक की बात की जाए, साधक कारक जो सहयोग करते हैं, और बाधक कारक जो आगे बढ़ने से रोकते हैं। बाधक कारक कौन से हैं? जो आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो पहला कारक इसमें आएगा आपका थकान। थकान की स्थिति में सीखना बहुत प्रभावी नहीं होता है। थकान एक प्रमुख बाधक कारक है। जैसे हम सुबह चलते हैं, सुबह जितनी तेज़ी से हम कार्य करते हैं, या जो हमारे शरीर की गति होती है, वो शायद शाम को नहीं होती है। शाम को हमारा शारीरिक और मानसिक थकान हम पर हावी हो जाती है, तो सुबह हम जो काम कर सकते हैं वो शाम को नहीं कर सकते हैं। फिर है दूसरा अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद जिसको कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष। अंतर्द्वंद का मतलब होता है कि हम अपने मस्तिष्क में, जब व्यक्ति किसी अपने मस्तिष्क में दो विपरीत विचारों के साथ लड़ रहा होता है, उसी को अंतर्द्वंद, सही होगा, गलत होगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह से उसके अंदर जब अंतर्द्वंद की स्थिति होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं सीखने को प्रभावित करता है। ठीक, अंतर्द्वंद। अंतर्द्वंद का मतलब होता है, अंतर्द्वंद का मतलब होता है दो परस्पर विचारों, आपके मस्तिष्क के अंदर दो विपरीत विचारों का आपस में संघर्ष, दो एक दूसरे के विरोधी विचारों का आपस में संघर्ष, या कह सकते हो निर्णय ना लेने की स्थिति। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही होगा, गलत होगा, निर्णय ना लेने की। फिर है तीसरा कारक है दुश्चिंता। दुश्चिंता, दुश्चिंता का मतलब होता है एनेक्सिटी।
वह स्थिति जिसमें वह पूर्व अनुमानित भय के कारण परेशान होता है। वह स्थिति जिसमें वो पूर्व अनुमानित भय के कारण, दुश्चिंता किसे कहते हैं? मनुष्य की वह मानसिक स्थिति जिसमें वह पूर्व अनुमानित भय के कारण परेशान होता है। उदाहरण के लिए कह सकते हो जैसे दुश्चिंता इसे कह सकते हैं सीधा सा, हम परीक्षा में बैठे और फेल हो गए तो, हम इस नौकरी के लिए एग्ज़ाम देने गए फेल हो गए तो, ये दुश्चिंता है। पहले जो होने वाला है उसके भय से हम ग्रसित हो, इसी को दुश्चिंता कहते हैं। ये करें तो ऐसा हो जाए तो, इसको दुश्चिंता कहते हैं। फिर होता है चौथा है भगनासा। भगनासा को फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, कुंठा, नैराश्य। मानव के व्यवहार दो प्रकार के प्रेरकों से प्रभावित होता है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य, और इसी के आधार पर वो अपने लक्ष्य का निर्धारण करता है, निर्णय करता है उसे क्या प्राप्त करना है। इसके लक्ष्य निर्धारित होने पर उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और बार बार प्रयत्न करने के बाद अगर वो उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाता है तो भगनासा की स्थिति हो जाती है। कोई चीज़ के लिए हम बार बार प्रयास करते हैं और उसको प्राप्त करने में हमको अगर सफलता नहीं मिलती है तो भगनासा यानी कि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, भगनासा की स्थिति आ जाती है। ये कहीं ना कहीं सीखने को प्रभावित करता है। फिर है नंबर 5, अहमग्रस्तता, ईगो जिसको कहते हैं। अहमग्रस्तता सामान्य भाषा में जिसे आत्म मतलब सेल्फ कहते हैं, मनोवैज्ञानिक भाषा में इसको ईगो कहते हैं। अहमग्रस्तता मनुष्य की वह मानसिक स्थिति होती है जिसमें वो अपने आप में खोया रहता है। अहमग्रस्तता क्या है? मनुष्य की वह मानसिक स्थिति जिसमें वो अपने आप में खोया रहता है और वह हर समय अपने विषय में ही सोचता रहता है, बाहर की दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक, इसी को अहमग्रस्तता कहते हैं। मतलब मैं हूँ, जो मुझे आता है वो किसी को नहीं आता है, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं भी सर्वज्ञ हूँ। ये सोच जो होती है, अहम की सोच जो होती है, कहीं ना कहीं मुझको तो सब कुछ पता है, ये सोच जो होती है कहीं ना कहीं सीखने में बाधा उत्पन्न करती है। ठीक, फिर है अध्ययन विधियाँ। अध्ययन विधियों की बात की जाए तो सीखने वाले जिस विधि में स्वयं सीखते हैं उसे अध्ययन विधि कहा जाता है, और सीखने वाले जिस विधि से स्वयं सीखते हैं उसे अध्ययन विधि कहा जाता है, और सिखाने वाले उन्हें जिन विधियों से सिखाते हैं उसे अध्यापन विधि कहते हैं। जिससे हम सीखते हैं वो अध्ययन विधि है, और सिखाने वाला जिस विधि से हमको सिखा रहा है वो अध्यापन विधि है। दोनों ही विधियां सीखने वालों को सक्रिय दोनों ही विधियों के द्वारा सीखने वाले को सक्रिय होना चाहिए, आवश्यक होता है। यदि अध्ययन अध्यापन की विधियां सीखने वाले के दृष्टिकोण से उपयुक्त नहीं होती है तो सीखने में वो रुचि नहीं लेता है और सीखना बेहतर नहीं हो सकता है। इसलिए ये भी कहीं ना कहीं अध्ययन और अध्यापन की विधियां भी सीखने को प्रभावित करती हैं। ये सीखने को प्रभावित करने वाले कारक थे। हम अपने अगले व्याख्यान में सिद्धांतों को, अधिगम के सिद्धांत और नियम, इनके बारे में जानकारी, जो प्रमुख सिद्धांत हैं अधिगम से संबंधित और जो नियम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।